हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली मैथ्स प्रैक्टिस। क्लास 10th में आप सबका स्वागत है। क्लास 9th आई एम श्योर आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे मार्क्स से पास की होगी। नाउ लेट्स कम टू क्लास 10th। क्लास 10th देखिए, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, क्लास 10th जो है दैट इज मच ईजियर देन क्लास 9th, क्योंकि क्लास 9th में आपके लिए नए एकदम टॉपिक्स थे, नए कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए गए हैं, बट आगे उन्हीं की कंटिन्यूटी क्लास 10th में हो रही है अब। एंड आपको क्लास 10th डेफिनेटली मच इजियर देन क्लास 9th लगेगी। अब एक बार हम एट अ ग्लांस देख लेते हैं कि उसका कोर्स स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, ये सीबीएसई ने ही दिया हुआ है ये कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें ये आपके पास 7 यूनिट्स दे रखी हैं। ठीक है, उसमें चैप्टर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, और किस तरह से आएगा 6 मार्क्स का, एल्जेब्रा में कई सारे चैप्टर्स हैं 20 मार्क्स के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री में 15 मार्क्स का, एंड सो ऑन, टोटल 80 मार्क्स का। वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1। देखिए, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? सबसे पहले नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपने पिछली क्लास में भी उनके बारे में सीखा है। अब उसमें चाहते क्या हैं, देखिए आपको देखिए क्लास 10th में ना आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब इस क्लास 10th को, बोर्ड एग्जाम्स को बहुत बड़ा एक चीज बना दिया गया है, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, एंड व्हेन आई से थोड़ी थोड़ी आई रियली मीन थोड़ी थोड़ी, यू नीड नॉट गो टू अ ट्यूशन एंड सिट देयर फॉर 1 आवर, आधा घंटा आने जाने में, 1 घंटा वहां बैठने में, 1.5 घंटा गए आपका। 1.5 घंटा तो अगर आप सारे सब्जेक्ट्स मिला के रोज कर लेंगे ना, बिलीव मी, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, आप बड़े इजीली 95% टोटल 95% प्लस स्कोर कर लेंगे, टोटली विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अगर सिर्फ आप टोटल 1.5 घंटा रोज पढ़ ले तो। ठीक है, एंड इसी उसमें मैं आपको मैथ्स पढ़ाया करूंगी रोज 5 days अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। रोज एक छोटी सी क्लास लेंगे। आपको यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम कम्यूटिंग, गोइंग टू द ट्यूशंस। एंड अगर आपको लगता है आप थोड़े भी डिसिप्लिन्ड है तो प्लीज़ ज़रूर यहाँ पे रोज आया करिए, एंड यू विल एक्चुअली बी रियलाइजिंग इट एट अ लेटर टाइम कि हाँ, ये सच बात है कि अगर हम 20 मिनट्स, 25 मिनट्स या 30 मिनट्स अगर रोज मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट इज़ मेकिंग अ ह्यूज डिफरेंस, अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, सो हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सीबीएसई ने ही दिया हुआ है, वो क्या कहते हैं, क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या है। देखिए, फंडामेंटल थियोरम ऑफ अरिथमेटिक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बेसिस पे स्टेटमेंट्स भी आएंगी। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट सम्स भी होंगे, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, एंड प्रूफ करना होगा इरेशनैलिटी, रूट 2, रूट 3, रूट 5। ये जो चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही इजी है, और इसमें 6 मार्क्स का आता है, मोस्टली चेंज भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन की बेसिक है कि स्टैंडर्ड है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन एंड 3 मार्क का एक क्वेश्चन। 3 मार्क का क्वेश्चन जनरली इसमें से आ जाता है जो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी है, या तो रूट 2 को प्रूव करना है इरेशनल, रूट 3 को करना है, रूट 5 को करना है, या जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है 3+रूट 5 को, 3+2 रूट 5 को करना है, इस तरह का। क्या कॉम्पिटेंसीज हमें ये पढ़ा के सीबीएसई क्या चाहता है कि हमें कौन सी कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो जाए, कौन सी चीज़ें हमें आ जाए, हमें सीख जाए हम। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या चाहते हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए किसकी, नंबर्स की। एंड जब वो नंबर्स बोल रहे हैं तो इंक्लूडिंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगी। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, अभी तक क्लास 10th तक पहुंचते पहुंचते भी उनको कंफ्यूजन होता है कि रियल नंबर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि हमें नंबर्स की पहचान हो, इंक्लूडिंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्योंकि रियल नंबर्स पे ही चैप्टर है तो ऑब्वियसली दे वांट अस कि हमें रियल नंबर्स की और जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो, उनकी प्रॉपर्टीज की भी अंडरस्टैंडिंग हो। फिर दूसरी कॉम्पिटेंसी वो हमसे क्या चाहते हैं, एक्सटेंड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर्स, रेडिकल पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। पावर्स और एक्सपोनेंट्स की भी हमें थोड़ी जानकारी हो जाए, हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम पढ़ेंगे उसको हम अप्लाई कर पाए रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में। तो उसमें हम केस स्टडीज भी पढ़ेंगे, बहुत सारी स्टेटमेंट सम्स करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस किया करेंगे, सो दैट कि कुछ भी एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत ना हो।
ओके तो वही चीज़ उन्होंने बताई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक विद एग्जांपल्स, एल्जेब्राइकली हमें इरेशनैलिटी ऑफ नंबर, ये सब चीज़ें हमें प्रूव करने के लिए वो कह रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या कॉम्पिटेंसी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो किसकी, रियल नंबर्स की। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, स्ट्रेट टू द पॉइंट कि रियल नंबर्स होते क्या है। बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताऊंगी और आपको बहुत ईजिली समझ भी आ जाएगा। ठीक है, एक होती है रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स बहुत हायर क्लासेस में होते हैं, ठीक है, बहुत ही हायर साइंस जब हम करते हैं तब होते हैं। वो होते किस तरह के, जैसे कि रूट ऑफ -5, रूट ऑफ -4, रूट ऑफ एनी नंबर, किसी का भी नेगेटिव नंबर अगर आपने ले लिया, तो ये सब क्या है, मैं सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, इसकी भी बहुत डिटेल होती है इनके बारे में, लेकिन मैं सिंपल भाषा में समझा रही हूँ कि वो जो होते हैं, जैसे आपने रूट 4 पढ़ा है, रूट 4 क्या होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन रूट ऑफ -4 आपको नहीं पता। रूट ऑफ 4 तो पता है कि 2 है, लेकिन रूट ऑफ -4 नहीं पता। तो ये सब इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, और इमेजिनरी नंबर्स जो हैं हमें नहीं है, हमें सिर्फ क्या है, रियल नंबर्स पढ़ने हैं। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी वे में बताऊंगी कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स को हम दो में डिवाइड करके पहले मैं बताती हूँ क्या होते हैं, ताकि आपको इजी रहे समझना में। एक होते हैं रैशनल नंबर्स, एक पार्ट में आ जाएंगे रैशनल नंबर्स और एक पार्ट में आ जाएंगे इरैशनल नंबर्स। एक पार्ट में क्या आ जाएंगे, इरैशनल नंबर्स। सिंपल से ये इतना याद रखना है कि रियल नंबर्स में रैशनल और इरैशनल होते हैं, और इस रैशनल के अंदर भी, इस रैशनल के अंदर देखिएगा ध्यान से, अब इस रैशनल के अंदर बहुत सारे सबसेट्स हैं। उसको समझाने से पहले, रैशनल होते क्या है, मैं उसको समझाने से पहले मैं आपको एक बार जो हमने छोटे क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, नेचुरल नंबर्स एंड ऑल दैट, वो बता रही हूँ। ओके, फिर मैं आई कम बैक टू दिस। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। अगर हम कोई चीज़ आपकी टेबल पे रखी है, मान लीजिए पेंसिल्स रखी हैं, और आपको मैं कहूँ कि उनको काउंट करिए, तो आप काउंटिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, नेचुरल नंबर, जिनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर जीरो बहुत नाराज हो गया। जीरो ने बोला आप लोग मुझे तो भूल ही जाते हो। तो नेचुरल नंबर्स ने बोला नहीं नहीं भाई, आ जाओ तुम और हमें पूरा कर दो, हमें होल कर दो। तो जीरो को भी मिला लिया, नेचुरल नंबर्स ने जीरो को भी मिला लिया। तो जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स मिलके क्या बन गए, होल नंबर्स बन गए। जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स मिलके क्या बन गए, होल नंबर्स। यानी कि जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का सबसेट ही है। ध्यान से देखो, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स एक सबसेट है होल नंबर्स का। ओके, अब होल नंबर्स के बाद लेट अस टॉक अबाउट इंटीजर्स। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं छोटी क्लासेस में। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में ये सारे होल नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, ये सारे होल नंबर्स तो आएंगे आएंगे, फिर इनके नेगेटिव भी आएंगे। जीरो का नेगेटिव, जीरो का अकेला होता है, बाकी सबके नेगेटिव भी होंगे एंड सो ऑन, इधर भी इधर भी। तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स ये हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स ये हो गए, और जीरो भी हो गया। तो देखा जाए तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर्स भी हैं, और ऑब्वियसली होल नंबर्स में तो नेचुरल नंबर भी हैं। समझ रहे हो, इंटीजर्स में होल नंबर्स भी हैं और होल नंबर्स में नेचुरल नंबर भी हैं। तो एक तरह से जो कौन सा बड़ा हुआ, देखो ये है इंटीजर का डब्बा, उसी के अंदर है होल नंबर का डब्बा, उसके अंदर एक बस जीरो छोड़ दिया तो पूरा का पूरा वो क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो इंटीजर्स के अंदर सब कुछ आ गया। और अब आप देखोगे रैशनल नंबर्स के अंदर ये सब कुछ भी आ जाएंगे। अब आप देखोगे कि रैशनल नंबर्स के अंदर ये सब कुछ भी आ जाएंगे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन, रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपने जो 8th क्लास में, जो आपके पास तो पुरानी बुक थी, तो आपने जो उसमें डेफिनेशन करी है वो बहुत सिंपल है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर जो इन द फॉर्म ऑफ, जो किसकी फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, इन द फॉर्म ऑफ, सिंपल अगर लिखूं इसको मैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q या p बाय q, जहां पे वेयर p एंड q क्या है, p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ऑल्सो जनरली हम क्या मानते हैं कि ये क्या है, को प्राइम है। p और q क्या है, को प्राइम है, यानी कि इनको और नहीं काटा जा सकता। जैसे कि 14
अपॉन 21 है। तो इसको देखो आप काट रख सकते हैं ना, 7 2 दा 7 3 दा, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। बट जनरली हम कहते हैं वो अपनी स्मॉलेस्ट फॉर्म में हो, जितना काट सकते हो उसको काट दिया जाए तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो को प्राइम हो, यानी कि उनमें और कोई फैक्टर अदर देन 1 कॉमन ना हो। तो एक डेफिनेशन जो आपको याद रखनी है वो क्या है कि p बाय क्यू, जहां पे p एंड q आर इंटीजर्स, q यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q को प्राइम भी हो, यानी कि उनमें सिर्फ 1 ही कॉमन हो। ध्यान से देखिएगा, मैं कोई भी एक रैंडम इंटीजर उठाती हूँ, कोई भी एक रैंडम इंटीजर मैंने उठाया, कोई भी एक इंटीजर उठा लेते हैं। आपने देखा था इंटीजर क्या थे, 0 1 2 एंड सो ऑन इधर, और इधर -1 -2 एंड सो ऑन इधर। तो 2 उठा लिया मैंने, क्या 2 को मैं 2 बाय 1 लिख सकती हूँ? कैन आई राइट 2 एज 2 बाय 1? तो क्या ये डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या न्यूमरेटर यानी कि ये p हो गया, ये q हो गया, क्या ये p बाय q के फॉर्म में है? क्या p और q दोनों इंडिविजुअली क्या इंटीजर्स हैं? 2 भी इंटीजर होता है, 1 भी इंटीजर होता है। और क्या डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है? यानी कि p भी और q भी इंटीजर्स हैं, दे बिलोंग टू z से इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, एंड ये को प्राइम भी है, ठीक है। तो क्या ये रैशनल नंबर हो गया? आप अभी कोप्राइम को भूल जाइए फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इतना याद रखो। तो ये तो हो गया। ऐसे कोई भी इंटीजर ले लो, चलो मैं 0 को ले लेती हूँ। कैन आई राइट 0, कैन आई राइट 0 एज 0 बाय 1, 0 बाय 2, 0 बाय 3, ठीक है। इन्होंने देखो मैं क्लियरली डेफिनेशन में बोला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये p बाय क्यू हो गए सबके सब, अगर ये p बाय क्यू हो गए सबके सब, तो क्या p और q इंटीजर नहीं है? p एंड q तो इंटीजर है, क्योंकि 0 भी इंटीजर है, हमें क्लियरली पता है। इंटीजर्स कौन से थे? 0 इंक्लूडेड, 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 एंड सो ऑन, राइट। तो 0 भी इंटीजर, 1 भी इंटीजर, एंड डिनोमिनेटर 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली हेयर 2 इज नॉट इक्वल टू 0, हेयर डिनोमिनेटर 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यानी कि 0 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है। दोबारा से मैं इसी पे दोबारा से आपको एक बार रिकैपिचुलेट कर रही हूँ। नेचुरल नंबर्स सेट होता है किनका? काउंटिंग नंबर्स का, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाता है, तो यानी कि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड हैं सारे के सारे, प्लस एक 0 भी है। इंटीजर्स में ये सारे होल नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे, प्लस इनके नेगेटिव भी आ जाएंगे, ठीक है। और आप ये देखिए, ये जो पिटारे है ना, नेचुरल नंबर का पिटारा है, ये इतना बड़ा पिटारा है कि कभी खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं काउंटिंग कहाँ तक जा रही है। सिमिलरली होल नंबर का पिटारा भी जो है, वी डोंट नो कि ये कितना बड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा। सिमिलरली इंटीजर्स का भी नहीं पता। और आप देखिए ये सिर्फ एक, ये जो है z जो है वो इंक्लूड कर रहा है इसको, ये इंक्लूड कर रहा है इसको, तो बेसिकली z इन दोनों को इंक्लूड कर रहा है, राइट। एंड फिर मैंने आपको बताया रैशनल नंबर, रैशनल नंबर जो इन द फॉर्म ऑफ p बाय q हो, जहां पे पी एन क्यू इंटीजर हो। बेसिकली पी एन क्यू इंटीजर का मतलब क्या कह रहे हैं वो, कि चाहे पी एन क्यू नेचुरल नंबर हो, चाहे पी एन क्यू होल नंबर हो, चाहे पी एन क्यू इंटीजर हो, यानी कि चाहे पी एन क्यू नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, या नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स भी हो, ठीक है। पी एन क्यू क्या होने चाहिए? चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव वाले नंबर्स हो, चाहे पॉजिटिव वाले नंबर्स हो, चाहे जीरो हो, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। तो रैशनल नंबर्स में यानी कि ये तीनों चीजें भी इंक्लूडेड हो गई, रैशनल नंबर्स में ये तीनों चीजें भी इंक्लूडेड हो गई, यानी कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर विच इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स एंड विच इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर इटसेल्फ। तो रैशनल नंबर्स एक तरह से सबसे बड़ा इसमें से सेट है, उसके अंदर उसने अपने अंदर सबको ले रखा है। ओके, ये बात समझ आई। अब मैं वापस आ जाती हूँ वहीं पे जहाँ पे हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर्स की और इरैशनल नंबर्स की, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या बात की थी कि क्या बात हमने वहाँ पे की थी कि रैशनल नंबर्स को दो में डिवाइड कर सकते, रियल नंबर्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं। किस किस में? रियल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। तो ध्यान से देखना, अभी हमने देख लिया, अब रैशनल में सब कुछ आ गया था, रैशनल में सब कुछ आ गया था। क्या क्या? रैशनल की क्या डेफिनेशन थी? पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर है, एंड क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। एंड इसमें अपने आप सब कुछ आ गया, इंटीजर्स भी आ गए हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ गए हैं, होल नंबर्स भी आ गए हैं।
तो यानी कि इन सबको जो अभी तक हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, चाहे वो नेचुरल नंबर्स पढ़े, चाहे वो होल नंबर्स पढ़े, चाहे वो इंटीजर्स पढ़े, वो सब के सब मिलके इंक्लूडिंग जीरो, वो सब के सब क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अब जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है, जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, ऐसे नंबर होंगे √2, ठीक है, क्योंकि √2 जो है, √2 को कैन बी रिटन एज √2/1, बट ये इंटीजर नहीं है, √2 इज नॉट एन इंटीजर, √3 इज नॉट एन इंटीजर। लेकिन अगर मैं √4 कहूँ तो √4 को मैं सॉल्व करके 2 लिख सकती हूँ, तो 2 इज एन इंटीजर, 2 इज एन इंटीजर, तो 2 को 2/1 लिख सकते हो, तो ये एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है। तो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा आपको घुमा के देंगे, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देने की कोशिश करते हैं वो, कि जैसे कि उन्होंने आपसे एक बोर्ड में जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मैं आपको एक वो क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, ओके, माइंडेड, बोर्ड में 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन है कि इफ, एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, कि आप ना एक रजिस्टर लगाइए और उसमें प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू 2 महीने चेक करके देख लो, ये जो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ वो क्वेश्चन आप लिखिए, ठीक है, डोंट जस्ट सॉल्व इट, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि क्वेश्चन लिखने से, क्वेश्चन इटसेल्फ लिखने से हमें कितनी सारी चीजें समझ आती हैं। बच्चे ये इस चीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अगर चाहे एनसीईआरटी का भी है, प्रैक्टिस करें, 10 बार प्रैक्टिस कर लेंगे एनसीईआरटी को, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते। आप लिख के तो देखो, ठीक है, एक बार लिख के क्वेश्चन को लिखना तो शुरू करो। 20 मिनट्स मैथ्स, 25 मिनट्स मैथ्स डेली करना, इट्स नॉट अ बिग डील, उसी में क्वेश्चन भी लिखो, पूरा मिला के सिर्फ 25 मिनट 20 मिनट्स पढ़ाई करो मैथ्स की। तो क्वेश्चन है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, देन पी इज अ और एन, और ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है, पहला नंबर 1 होल नंबर, ऑप्शन 2 इंटीजर, ऑप्शन 3 रैशनल नंबर, और ऑप्शन नंबर 4, ए बी कर लेते हैं, चलो इसको ए बी, इसको भी सी कर लेते हैं, और इसको डी कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50, और उन्होंने पूछा किसके लिए, जब आप लिखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, पूछा किसके लिए, पी के लिए, नॉट पी स्क्वायर के लिए, ठीक है, पूछा उन्होंने पी के लिए कि पी क्या हुआ, होल नंबर हुआ, या इंटीजर हुआ, या रैशनल नंबर हुआ, या इरैशनल नंबर हुआ। अच्छा, एक और बात जो भी मैंने आपको समझाई, देखिए मैंने क्या बोला था कि रैशनल नंबर के अंदर ये सारे नंबर आ गए हैं, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर यानी कि जीरो भी इंक्लूडेड हो गया, प्लस इसमें मतलब सब कुछ आ गया इसमें, लेकिन इसके सिवा भी तो है, इसके सिवा भी +2/3 जो कि ना तो नेचुरल है, +4/5, ठीक है, -4/5, -4/7, बहुत सारे और भी नंबर हैं इनफाइनाइटली, नेचुरल भी हैं, होल नंबर यानी कि जीरो भी इंक्लूड हो गया, इंटीजर्स भी हो गए, प्लस और भी बहुत p/q की फॉर्म वाले नंबर्स हैं। तो ये बहुत 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 बड़ा पिटारा हो गया जो नेवर एंडिंग है, ये सारे पिटारे अपने आप में नेवर एंडिंग है। तो रैशनल नंबर्स में नेचुरल भी हैं, होल भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, प्लस ऑल द नंबर्स जो कि p/q की फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, -18/23, ठीक है, बहुत सारे इन्फिनिटली मैनी, कितना भी बड़ा ले लो, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, जो कि बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 1 मार्कर, कि अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 है तो पी क्या है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने पी स्क्वायर दिया और पी पूछा है, पी स्क्वायर दिया है और पी पूछा है, तो ध्यान से देखना, अगर पी स्क्वायर 32/50 है तो पी हो जाएगा √32/50। अब बच्चे यहीं पे कह देंगे ये रैशनल है जी, ये रैशनल है, ठीक है, ये तो इरैशनल है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट लिया, ये तो इरैशनल है, लेकिन नहीं, इन्होंने बस आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए ऐसा किया। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको कट करूं, अगर मैं इसको 2 पे कट कर दूं, 2 16 ज़ा, और ये 2 25 ज़ा हो गया है, तो ये क्या हो गया, √16/√25, और हमें पता है ऐसा अगर रूट होता है तो इन रूट को हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है √a/b को हम √a/√b लिख सकते हैं। अब क्या √16 को मैं 4 और √5 को क्या 5 नहीं लिख सकती हूँ। आप कहेंगे माइनस भी तो लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। मान लो मैं √16 को -4 लिख दूँ,
और उसको -5 लिख दूं, या किसी एक को नेगेटिव लिख दूं, एक को पॉजिटिव लिख दूं, कुछ भी कर लूं मैं, ठीक है। चाहे मैं दोनों को पॉजिटिव लिख दूं, कुछ भी कर लो, ठीक है। प्लस माइनस कर लो, +-4 +-5, ठीक है। कुछ भी कर लो, सिंपल भाषा में 4/5 लिखेंगे। वैसे भी 1 मार्क का, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। क्या ये एक, क्या बन रहा है ये? क्या एक नेचुरल नंबर है? नहीं। क्या ये एक होल नंबर है? नहीं। क्या ये एक इंटीजर है? नहीं। लेकिन क्या एक रैशनल नंबर है? है। रैशनल नंबर में इंटीजर भी होते हैं, नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, वो तो होते ही होते हैं, प्लस p/q वाले भी तो होते हैं। तो क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं हुआ? हमारा आंसर आया √16/√25 का हमारा आंसर क्या आया? 4/5। मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिंपली 4/5 लिख रही हूँ। +-4 नेगेटिव नंबर वाले भी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं ना, इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं। तो हमारा आंसर आया 4/5। तो ये क्या एक रैशनल नंबर नहीं है? तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा? अब देखो ऑप्शन, देखो क्या दे रखे हैं, ध्यान से देखना। ऑप्शंस भी कितने स्मार्टली बोर्ड करता है। इरेशनल तो ये है नहीं, ठीक है, इरेशनल तो ये है नहीं, क्योंकि 4/5 आ गया। अब आप कहोगे होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, हमें सब कुछ कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया, ठीक है। और रैशनल नंबर्स में होल नंबर और इंटीजर तो होते हैं, लेकिन ये p/q की फॉर्म वाला नंबर है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रैशनल नंबर। ये बोर्ड में आया हुआ है, तो आपको इतना सिंपली है, सिंपली क्या किया हमने कि p² दे रखा है 32/50, इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया 16/25। तो p आ जाएगा √16/25, यानी कि इनके रूट हमने ऊपर नीचे सेपरेट कर लिए। प्लस में नहीं होता, याद रखना ये बात। √a + b इज नॉट इक्वल टू √a + √b। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है। ये सिर्फ, ये जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किस में लगती है? √ab को हम लिख सकते हैं √a इंटू √b, ठीक है। एंड √a/b को हम लिख सकते हैं √a/√b। ये सिर्फ प्रोडक्ट में और डिवीजन वाले क्वेश्चन उसमें ही होती है। √a + b दोनों का अगर ऐसा कर रखा है कि √16 + 25, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये √41 होगा, ना कि √16 + √25 को अलग कर लिया और 4 + 5 9 लिख दिया। नो, ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू। तो ये एक 1 मार्कर क्वेश्चन था, किसके लिए? ताकि कि हमें अंडरस्टैंडिंग हुई भी है रैशनल नंबर्स की और उसकी रियल नंबर्स की। तो दोबारा से एक बार देख लो कि रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं। ध्यान रखना, रियल नंबर में इरेशनल भी आते हैं, रैशनल तो आते ही आते हैं, प्लस इरेशनल भी आते हैं। और आपको 9th क्लास का भी याद होगा, आपने और भी तरीके से पढ़ा था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, वो वाली चीज़ें भी आपने पढ़ी थी। उसको जब जरूरत होगी मैं साथ साथ उस चीज़ को भी बताती हुई चलूंगी आपको। मतलब हर चीज़, हर जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे, ताकि किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। अब एक और बोर्ड का ही एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक और अंडरस्टैंडिंग ही देख रहे हैं हम कि हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो एक बोर्ड का ही क्वेश्चन है एजर्शन और रीजन का, एजर्शन का और रीजन का। देखिए मैं जो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी ना, साथ साथ उसके क्वेश्चंस कराऊंगी। फिर जब एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स पूरे हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद उसको फिर सारे के सारे क्वेश्चंस इकट्ठे भी और भी करेंगे। ओके, एजर्शन क्या है? एजर्शन है, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, देखिए मैं कॉपी भी कर सकती हूँ इजीली, बट आई एम राइटिंग बिकॉज आई वांट यू गाइज ऑल्सो टू राइट द क्वेश्चन, बिकॉज राइटिंग क्वेश्चंस आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है, इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो एजर्शन है द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। और उन्होंने हमें ट्राइंगल बना के दे रखा है भाई, माइंड इट, ठीक है। क्या दे रखा है उन्होंने? ये A है, ये B है, ये C है, ये 3 यूनिट्स है इसकी, और इसकी 2 है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना, बहुत ईजी है। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप अपना दिमाग लगाओगे, जो कि आपके पास बहुत अच्छा और शार्प है, तो आप अपने आप कर लोगे। और इसका रीजन उन्होंने दिया है, रीजन क्या दिया है? कहते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 rational numbers is always a rational number, is always a rational number। उन्होंने क्या बोला है कि assertion है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर इस ट्रायंगल ABC का एक रैशनल नंबर है। ये तो उन्होंने assertion दी है, ठीक है। और उसका रीजन कहते हैं, रीजन ये है कि सम जो है स्क्वायर्स का,
दो रैशनल नंबर्स के स्क्वायर का जो सम होता है वो हमेशा ही एक रैशनल नंबर होता है। अभी हमने देखा था कि रियल नंबर की हमें प्रॉपर्टीज भी करनी है, तो अभी मैं प्रॉपर्टीज भी करवाऊंगी इनकी, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी हैं जो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखी हैं, उनको भी एक बार बताएंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो उन्होंने क्या रीजन दिया कि सम जो है स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स का हमेशा एक रैशनल नंबर आता है। ओके, तो ध्यान से देखना, अगर हमें पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर का मतलब हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी तो हो गया 2, ए बी हो गया 2 प्लस 3 हो गया बी सी। सी ए क्या हो गया, सी ए कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के क्या निकलेगा, ए सी का स्क्वायर जो होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे नीचे कर देते हैं इसको, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 यानी कि 13, ये तो आया ए सी का स्क्वायर। तो ए सी कितना हो गया, √13, ए सी हो गया √13। तो पेरीमीटर कितना हो गया, पेरीमीटर कितना हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस √13, यानी कि 5 प्लस √13। तो लेकिन अभी जो भी मैं आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी कि रैशनल नंबर और एक इररैशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है, इररैशनल नंबर होता है। ये मैं अभी आपको प्रॉपर्टी सारी बताऊंगी। तो ये तो एक इररैशनल नंबर आ गया, तो यानी कि हमारी एजर्शन ही फॉल्स हो गई। यानी कि हमारी ये जो एजर्शन थी कि पेरीमीटर जो एक ट्रायंगल एबीसी का रैशनल नंबर है, ये क्या हो गई, ये अपने आप में क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, फॉल्स हो गई। अब देखते हैं रीजन। रीजन उन्होंने बोला कि कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो और उनका स्क्वायर कर दो तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर आता है। कोई भी दो रैशनल नंबर बोल दो, सिंपल से बोल देते हैं पहले, 2 एक रैशनल नंबर है, 1 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उन्होंने ध्यान से देखना स्क्वायर्स के सम की बात की है, उन्होंने स्क्वायर रूट नहीं बोला आगे। तो ये जो भी आएगा, मान लो एक्स आया, ये आया 4 प्लस ये आया 1, तो 5 हो गया। एक्स क्या हो गया, 5 हो गया। तो क्या एक रैशनल नंबर नहीं है, चलो और भी ले लेते हैं, और भी कोई रैंडमली ले लेते हैं। -4/5, ठीक है, एक रैशनल नंबर है, इसका स्क्वायर प्लस से 1/5 ले लिया मैंने सिंप्लिसिटी के लिए, तो ये क्या आ गया 16/25, ये क्या आ गया 1/25, ये आ गया 17/25। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो यानी कि रीजन तो ट्रू दे रहे हैं, लेकिन वो हमारा जो एजर्शन था वही फॉल्स है। एजर्शन इज फॉल्स, एजर्शन इज फॉल्स, बट रीजन जो है वो ट्रू है, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर रूट की बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतना बोला स्क्वायर्स लो। उन्होंने क्या बोला कि स्क्वायर्स लो दो रैशनल नंबर के और उनको ऐड कर दो। दो रैशनल नंबर लो, दोनों को स्क्वायर करो इंडिविजुअली, दोनों को ऐड कर दो, तो क्या वो एक रैशनल नंबर है वो कोई भी रैंडमली आप उठा लो। स्क्वायर रूट लेने को नहीं बोला उन्होंने, क्या बोला, दो रैशनल नंबर लो, रैशनल नंबर 1, रैशनल नंबर 2, रैशनल नंबर 1 लो और रैशनल नंबर 2 लो, दोनों को स्क्वायर कर दो, दोनों को स्क्वायर कर दो और उन दोनों को फिर ऐड कर दो। तो क्या जो रिजल्टेंट है, क्या जो रिजल्टेंट है, क्या वो एक रैशनल नंबर आता है। तो आप देखेंगे हमेशा एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इनवेरिएबली एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, आज आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कल फिर हम और करेंगे, इनकी रियल नंबर्स की हम प्रॉपर्टीज करेंगे। ओके, एंड इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो बहुत आसान है, बहुत इजी लगेगी आपको, उसको करेंगे। बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बोर्ड्स के भी, एक्स्ट्रा भी, एंड ऐसे ही रोज प्रैक्टिस करते जाएंगे। ओके, सो टेक केयर, and if you like the channel, do subscribe to it, share it with your friends also, share it with whomsoever जिसको आपको लगता है कि ज़रूरत होगी उसके साथ प्लीज़ शेयर करिए। ओके, सी यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली मैथ्स प्रैक्टिस। कल तक हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कर ली थी, जो कि क्या कहती है, जो कहती है कि every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था कि कोई किसी भी नंबर को अगर हम लेंगे, किसी भी नंबर, पहले मैंने उसमें आपको बताया था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम्स भी क्या होते हैं, कंपोजिट भी क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्यों हम सिर्फ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हाईएस्ट तो मिल ही नहीं सकता, वो तो कितने चलते ही जाएंगे। लेकिन फैक्टर्स जो है वो हम हाईएस्ट ले सकते हैं, क्योंकि फैक्टर्स लिमिटेड हैं किसी नंबर के। तो हमने कल ये सब बातें डिस्कस की थी।
और हमने देखा था किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की, फॉर इंस्टेंस 20 की अगर की थी तो 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो हमने क्या देखा कि एक यूनिक जो है वो फैक्टराइजेशन आपको किसी भी नंबर की मिल रही थी, किसी भी नंबर की एक यूनिक फैक्टराइजेशन आपको मिल रही थी। 20 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो एक यूनिक फैक्टराइजेशन आपको मिल रही है। ऑर्डर डजेंट मैटर, चाहे मैं 5 इंटू टू लिख दूँ, 2 इंटू 5 इंटू टू लिख दूँ, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दूँ, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, बट जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। ये हमने पढ़ा था कल। इसी के बेसिस पे मैंने आपको कहा था हम जो हमारे एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है वो भी उसी से ही आता है, एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं, ये एग्जाम्पल 2 है एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 1 में अभी कराऊंगी, दूसरा उसमें बता के। तो हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया बोर्ड के भी क्वेश्चंस करेंगे, जो जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड हम अदर जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सेज कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी, आपने एक मेथड किया हुआ है कि अगर हम 6, 20 का भी डायरेक्टली एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो और यहाँ पे हम 20 की कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो भी हमने जैसे की थी, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। यानी कि आई कैन राइट 6 एज 2 into 3, right? And I can write 20 as 2 into 2 into 5। अब मैं आपको दोनों की अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसलिए बताइए क्योंकि जैसे यहाँ पे बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो। ठीक है, खाली एलसीएम होता तो 6, 20 करके कर लेते। अब देखिए जब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कल मैंने आपको समझाया भी था क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन हो। ये सब क्या है, 2 और 3 क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, इसीलिए 2 और 3 6 के फैक्टर्स हैं। सिमिलरली 2 और 5 20 के भी फैक्टर्स हैं, क्यों, और 4 भी है, देखिए 10 भी है, 2 भी है, 2 इंटू 2 4 भी है, 2 इंटू 5 10 भी है, एंड 2 टू द 4 5 द 20 भी है। ठीक है, कल ये मैंने आपको बताया था कैसे हम फैक्टर्स देखते हैं। तो ये इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई, 2 भी फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है, 10 भी फैक्टर है, 20 भी फैक्टर है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, राइट। फैक्टर्स अगर 20 की हम बात करें तो 2 इज अ फैक्टर, 2 इंटू 2 4 इज अ फैक्टर, 2 इंटू 5 10 इज अ फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 5 20 इज अ फैक्टर, 1 तो होता ही है फैक्टर। ठीक है, 5 इज ऑल्सो फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन जो यूनिक हमने बात की थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, वो इसकी यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5। ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता। अब हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें देखना है कि कॉमन क्या है और हाईएस्ट क्या है, मतलब जितने कॉमन है सब ले लो। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 6, 20 इज इक्वल टू, देखो एक 2 कॉमन आ रहा है खाली, क्या और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, तो सिंपली HCF ऑफ 6, 20 इज। अब एलसीएम देखो कैसे होगा, एलसीएम कैसे होगा, HCF आया था 2, एलसीएम ऑफ 6, 20 आपको आता है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, हाईएस्ट पावर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर, मतलब बेसिकली पहले 2 लिया हमने, पहले लिया 2, तो जितने ज्यादा हैं, 2 हैं तो दोनों ले लिए हमने, 2 है तो दोनों ले लिए, 3 एक ही है तो एक ले लिया, 2 होते किसी में भी तो 2 लेते, 5 एक ही है एक ले लिया। यानी कि बेसिकली एलसीएम में कुछ छोड़ना नहीं है, एलसीएम में कुछ छोड़ना नहीं है। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 टू द 12, 12 5 ज़ा 60। दोबारा से एक बात बता रही हूँ मैं आपको ये, ठीक है, दोबारा से आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। एचसीएफ में हमने क्या किया, अच्छा इसको आपको और इजी करने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो एलसीएम में क्या करना है आपने, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 की पावर जो हाईएस्ट है वो 2 है, 3 की पावर हर एक को लेना है, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। तो 2 ले लिया, 2 में देख लिया दोनों में 2 है, तो 2 की, अगर ऊपर वाले में भी 2 ना होता
तो 2 की पावर 2 सीधा लिख देते हैं, लेकिन ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया। 3 एक ही में कोई बात नहीं, तो 3 की पावर 1 लिख दिया। 5 एक ही में, तो 5 की पावर 1 एक ही में लिख दिया। तो ये क्या आ गया 2 टू द 4 3 और ये 5 4 टू द 12 5 द 60। तो एलसीएम क्या आ गया 60। और एचसीएफ के लिए क्या बताया मैंने, बस कॉमन देख लेना क्या कॉमन है। सिंपल सा है, ये एप्लीकेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। इसकी वजह से हम आगे एक डिराइव भी करेंगे कि किस तरह से एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल होता है। अब ये एग्जांपल नंबर 3 है, साथ साथ करिए, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी की बुक में से इसको कॉपी किया क्योंकि एक साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को फिर उधर से याद नहीं रख सकती हूँ और कॉपी करने में दिक्कत होगी इसीलिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि ऑलवेज राइट द क्वेश्चन। आप राइटिंग क्वेश्चंस, ठीक है, आप सच में यू विल रियलाइज कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और हम हर चीज़ कवर करेंगे। 6 मार्क्स का चैप्टर आता है, वेरी वेरी इजी चैप्टर, एक 1 मार्कर, एक 2 मार्कर, एक 3 मार्कर, एंड वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। तो अब क्या बोलते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 504 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जो भी हमने एक क्वेश्चन किया था, यही वाला क्वेश्चन जो भी हमने किया था, मैं इसमें ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पार्ट है इसको रब कर देती हूँ। अब आप देखोगे कि एलसीएम जो हमने निकाला था वो निकाला था 2, एलसीएम हमने निकाला था 2, और एचसीएफ हमने निकाला था 2, और एलसीएम हमने निकाला था 60, ठीक है। हमने एचसीएफ निकाला था 2 और एलसीएम निकाला था 60। आप एक चीज देखोगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, क्या प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स नहीं आ रहा, क्या प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स नहीं आ रहा, 2 इंटू 60, और उधर क्या है 6 इंटू 20, 6 इंटू 20 भी 120 होता है, 2 इंटू 60 भी 120 होता है। तो हमारे पास यानी कि क्या आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ जो होता है वो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होता है। ये प्रॉपर्टी 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, 3 नंबर्स के लिए नहीं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई है बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ ऑफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टी भी हम यूज किया करेंगे, एंड बहुत ही आपको क्वेश्चंस के हिसाब से ही ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी। जैसे कि अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं फाइंड करो एचसीएफ ऑफ 96 एंड 504 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। देखो, अब आपको क्वेश्चन को मैंने क्या बोला है, आपको लिखना है क्वेश्चन को। क्यों मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन को लिखना है, क्योंकि इट मैटर्स। इन्होंने देखो क्या बोला है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 6 और 20 की हमने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन की, एलसीएम निकाल दी, एचसीएफ निकाल दिया। क्या इसमें नहीं हम कर सकते थे? कर सकते थे हम, इसमें भी हम कर सकते थे एचसीएफ और एलसीएम निकालना 96 और 504 का। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने के लिए क्या बोला, कि हमें क्वेश्चन समझ भी आ रहा है कि नहीं, या ऐसे ही बस हमने तो देखा कि 96 है, 404 है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, एक एचसीएफ लिखा है, एलसीएम लिखा है, चलो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी और दोनों को एलसीएम और दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ बता दिया। नहीं, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हमें पहली लाइन में बोला एचसीएफ निकालो, 96 और 404 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब वो निकाल लो, हेंस फाइंड देयर एलसीएम, यानी कि हेंस फाइंड देयर एलसीएम का मतलब क्या हो गया, कि अब वो वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसीलिए उन्होंने ये टेस्ट करने के लिए किया है कि अगर अदरवाइज उनको अगर दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन से करवाना तो सीधा कह देते, जस्ट लाइक एग्जांपल टू कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट दे डिड नॉट आस्क दैट। व्हाट डिड दे से, कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो सबसे पहले हम 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 48, 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 एंड 3 1 जा 3। सिमिलरली हम 404 की भी कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 टू द 4 0 2 2 1 0 1, ठीक है। और क्या 101 एक प्राइम नंबर है? Is it a prime number? Yes, 101 is a prime number. Okay. Can we write कि इसको प्रोडक्ट करके हम लिख सकते हैं, दोनों का एचसीएफ क्या हम निकाल सकते हैं?
फटाफट निकाल दीजिए, साथ साथ करिए जैसे मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, तो ब्लैक पेन यूज करें। तो 96 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, कितनी बार, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 इंटू 3, एंड 404 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 101। HCF क्या हो जाएगा, हमें उन्होंने क्योंकि क्या बोले, HCF निकालो। HCF क्या हो जाएगा, एक 2 कॉमन है और एक और 2 कॉमन है, तो क्या हो गया, एक 2 कॉमन, एक 2 कॉमन, तो क्या आ गया, 4। HCF क्या आ गया, 4 आ गया। HCF क्या आ गया, 4 आ गया। तो पहली लाइन का क्वेश्चन हमने कर दिया। ठीक है, तो यानी कि अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क का क्वेश्चन हमने इसमें 1 मार्क का हमने अटेम्प्ट कर दिया। अब बोलते हैं हेंस फाइंड देयर एलसीएम। हेंस फाइंड देयर एलसीएम, तो अब हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अब हम बोलेंगे एलसीएम इंटू, चाहे आप ब्रैकेट में नंबर्स भी डाल सकते हो इसमें, एलसीएम ऑफ जो नंबर्स हैं हमारे 96 और 404, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम हमें नहीं पता, लेट एलसीएम बी एलसीएम। HCF हमें पता है 4, और दोनों नंबर क्या है, 96 इंटू 404। एलसीएम को यहीं छोड़ दिया, 96 इंटू 404, और ये 4 जो उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 96 किसी से भी काट दो तो 101, 96 इंटू 101, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेट अस मल्टीप्लाई 101 विद 96, 6 1 6, 6 0 0, 6 1 6, 9 1 9, 9 0 0, 9 1 9, 6 9 6 9, तो कितना आ गया, 9 6 9 6। ठीक है, अब आप इसको चेक भी कर लो। कैसे चेक करोगे, आप इसको चेक भी कर सकते हो, 9696 इंटू 4 कर लो और 96 इंटू 404 कर लो, यानी कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो अलग, और एलसीएम की जगह 9696 इंटू 4 करोगे तो वो आ जाएगा, राइट। एक बार अच्छे से इसको करिए, जो मैंने लिख करा है अब फटाफट से आप साथ साथ करिए। लाइव आने का मतलब ही यही है कि हम साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो जल्दी से इसको कर लीजिए। ओके, और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालिए और फिर एंड हेंस फाइंड द एलसीएम। तो हमने दोबारा से देख लीजिए हमने क्या किया, हमने पहले 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन की अलग अलग, क्योंकि एलसीएम हमने डायरेक्ट नहीं बोलना, फिर दोनों का HCF निकाला जो कि आया 4। फिर हमने उसमें फॉर्मूला लगाया कि एलसीएम इंटू HCF, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, और हमारे पास 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें थी, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी लीनियर इक्वेशन बन गई। 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें हैं, चौथी चीज़ निकल गई, राइट। ये था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। अब एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, देखिए इसमें उन्होंने अब हमें सीधा सीधा क्या बोल दिया है कि HCF और LCM निकाल दो इन 3 नंबर्स का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बोर्ड्स में भी आया हुआ है, एक आधे डिजिट शायद चेंज हो सकता है, जब मैं बोर्ड के सारे क्वेश्चन कराऊंगी तो यू विल सी दैट। तो अब 6,7 देखो, एलसीएम निकालना होता खाली तो आप ऐसे करके इकट्ठे भी कर लेते हो, राइट, जो आप जूनियर क्लासेस में करते हो, लेकिन क्योंकि हमें HCF भी निकालना है और इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन से बोला तो हम सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1। फिर हम 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 36 ज़ा 72, 2 इंटू 18 72, 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और फिर हम 120 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 60, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, राइट। तो यानी कि हमारे पास 6 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 3, 72 की वैल्यू आ गई है 72 की वैल्यू आ गई है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3
जिसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, राइट। एंड सिमिलरली 120 की हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 2 2, 3 टाइम 2, 1 टाइम 3 और 1 टाइम 5, 1 टाइम 5, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1, राइट। मैं थोड़ा सा ये इधर का रब कर देती हूँ। अब देखिए बहुत इजीली आप HCF और LCM निकाल सकते हैं। HCF क्या आएगा? जो सब कुछ कॉमन है, जो चीज़ें कॉमन है। तो हमारे पास HCF में क्या आ जाएगा? देखो क्या क्या कॉमन है। आपको वैसे भी पता चल रहा है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 और 3, ठीक है। 6 है तो 2 और 3 इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। सबसे छोटे नंबर से ज़्यादा तो कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि वही तो हो सकता है। इससे ज़्यादा कॉमन क्या आएगा? 6 में अगर 2 और 3 ही आ रहे हैं तो इससे ज़्यादा तो कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा ना। तो 2 तीनों में आ रहा है, 2 इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। तो एक तो 2 आ गया, सिमिलरली एक 3 आ जाएगा, सिमिलरली एक 3 जो है वो सब में कॉमन आ जाएगा। तो हमारा HCF क्या हो गया? HCF क्या हो गया? 6। HCF क्या हो गया? 6। अब LCM देख लीजिए क्या आएगा। अब LCM देख लेते हैं क्या आएगा। LCM में हमने क्या देखा था? हाईएस्ट पावर ले लेनी है। LCM में हाईएस्ट पावर ले लेनी है। तो 2 की पावर 1 है, उधर 3 की 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 3 है, इधर 2 की पावर 3 है। तो यानी कि 2 की पावर 3 तो आएगा ही आएगा। इधर 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 2 है और इधर 3 की पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर 3 की कितनी हो गई? 2 हो गई, क्योंकि इसमें 3 की पावर 2 है इस वाले में। 5 उसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें भी नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें है, कितनी है? 5 की पावर 1 ही है। तो हमने कोई नंबर छोड़ना नहीं है। हमने सबसे पहले देखा 2 है, तो 2 को हमने देखा हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की एक में 1 है, एक में 3 है और एक में दूसरे में भी, अगले में भी 3 है। तो हमने 2 की पावर 3 कॉमन ले लिया। 3 की पावर एक में 1 है, एक में 2 है और एक में 1 है, तो हमने 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 कॉमन ले लिया। 5 जो है वो एक ही में है, बाकियों में नहीं है, तो हमने 5 की पावर 1 कॉमन ले लिया। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 की पावर 3 यानी कि 8, 3 की पावर 9 इंटू 5, 8 5 जो होता है 40, 40 इंटू 9 यानी कि 360, 360। और वो जो LCM इंटू HCF वाला है वो 3 नंबरों के लिए नहीं होता, तो यू कैन नॉट यूज दैट थिंग, ओके। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि HCF और LCM निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने क्या किया? हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, हमने 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। HCF कैसा निकाल लिया? जो जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और आप देखो ज़्यादा मतलब जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है HCF या तो उतना आएगा या उससे कम ही आएगा, ठीक है, या तो उतना आएगा या उससे कम ही आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि कॉमन लेना है ना, ओके। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 NCERT की। क्या कहते हैं क्वेश्चन में? कहते हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स सिंपली। वही है, बहुत जूनियर क्लासेस के क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो अब देखिए सिलेबस वैसे भी बहुत इजी कर दिया पिछले कुछ सालों में, ओके। तो साथ साथ करेंगे इसमें, इट्स नॉट कि पहले मैं करूँगी फिर उसके बाद आप करेंगे, साथ साथ करिए, ठीक है। पहले पार्ट में 2 इंटू 70 140, 2 इंटू 35 70, 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 1 7। तो यानी कि 140 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ऑर्डर डजंट मैटर। जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो यही तो कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट है प्राइम्स का। तो यहाँ पे 2 5 और 7, ठीक है, इनके जो है वो इनके जो है कितनी टाइम्स आ रहा है वो अलग बात है, बट ये सारे के सारे क्या है? प्राइम्स है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही बेसिकली हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 156 है, वो आप कर लीजिए। 3825 मतलब ये वाला पार्ट मैंने आपको करा दिया है। 140 156 आप खुद करिए, ठीक है, या फिर चलिए साथ साथ कर ही लेते हैं, इसमें भी क्या दिक्कत है। ये वाला हो गया है, अब इसको आई विल रब इट, ठीक है। साथ साथ प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि अगर आप साथ साथ नहीं कर रहे हैं ना तो देर इज़ नो पॉइंट कमिंग फॉर दिस क्लास, ठीक है, देर इज़ नो पॉइंट कमिंग फॉर दिस क्लास, क्योंकि हम रोज़ मंडे टू फ्राइडे रोज़ थोड़ी देर के लिए मैथ्स करते हैं, और आपको इससे ज़्यादा जितना ही हम करते हैं उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है।
बट अगर आप पेन, नोटबुक और रजिस्टर और पेन उठा के नहीं कर रहे तो देयर इज नो पॉइंट, ठीक है। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 13 1 ज़ा 13। यानी कि आपने 156 को कैसे लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, गॉट इट। सिर्फ इनको उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ उन्होंने बोला है कि आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इसको दिखाना है, सिर्फ सिंपली उन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इसको दिखाना है और कुछ भी नहीं। ओके, सेकंड इसका नेक्स्ट पार्ट है 3 8 2 5, 3 8 2 5, 5 से कर देते हैं सीधा। वैसे 8 + 3 11, 11 और 13, 13 + 5 18, ये 3 पे भी चला जाएगा, ठीक है, लेकिन हम 5 से ही कर रहे हैं। 5 7 ज़ा 35, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25। देखिए 5 7 ज़ा 35, 3 बचा, 5 6 ज़ा 30, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25। दोबारा 5 पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि ऑर्डर डजन मैटर, है ना, तो हमने इसमें पहले 5 से कर लिया है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 कितना बचा 2, 5 5 ज़ा 25, कितना बचा 1, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15। ओके, अब इसको हम 5 + 3 + 1 कितनी आ रही है, इनको सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो ये आ रहा है 9, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17 आपको पता है कि एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 ज़ा 17। तो यानी कि वी कैन राइट 3 8 2 5 एज 5 इंटू 5, चाहे 3 पहले लिखने हैं 3 पहले लिख लो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ओके, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। तो ये क्या होगी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। क्या मुश्किल है ये, एनसीईआरटी के सम्स, ठीक है। एंड एनसीईआरटी जो है ना, वो एनसीईआरटी ही आपका एक बेसिकली बता रही है कि हम कितना पूछेंगे। और जब आप एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तो आपको आइडिया भी लग जाता है कि हमें इसके सिवा भी इसकी एक्सटेंशन कितने लेवल तक पूछी जा सकती है। देखिए सीबीएसई आपको ये नहीं टेस्ट करना चाहती कि आप कितने ज़्यादा, मतलब आपको कितने दूर का मैथ्स आता है, नहीं। वो ये चाहते हैं कि जो टॉपिक सिलेबस में है, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, रट्टे तो नहीं मार रहा है। और अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो आप देखेंगे कि आप इजीली वो चीज़ कर भी पाएंगे, वो आप बहुत इजीली वो चीज़ कर भी पाएंगे। ओके, तो बाकी पार्ट्स आप, दोनों पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं कि नहीं। एंड अभी कितनी देर की क्लास हो गई है ये, इट्स ऑलरेडी 25 मिनट्स, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ रोकते हैं, फिर कल हम नेक्स्ट क्लास में हम और जो है क्वेश्चंस करेंगे, एंड बोर्ड्स के जो क्वेश्चन थे वो भी साथ साथ करेंगे। एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी करेंगे, पहली एक्सरसाइज, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उसके हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं, 3 पार्ट्स कर लिए हैं इनफैक्ट। और फिर आगे हम इसको करेंगे, एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज को ख़त्म करके फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी बोर्ड्स के में, जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगे, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि यार ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ओके, तो ठीक है, सी यू टुमारो, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, या फिर जिसको भी आपको लगता है कि ज़रूरत है थोड़ी भी, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करिए, ठीक है। हम लोग डेली 5 डेज अ वीक हम मैथ्स करते हैं, एंड विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। किसी भी क्लास 10th के, इवन बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए फुल मार्क्स लाने के लिए भी इतना स्ट्रेस नहीं है मैथ्स का, इतना हुआ नहीं बनाओ, इट्स अ वेरी ईजी सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपने कोई आगे आईआईटी जी और इन सब की आपको तैयारी करनी है, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आप बहुत आगे से अभी से ही आप बहुत हाई लेवल का मैथमेटिक्स कर रहे हो। बट इफ़ यू आर फोकसिंग जस्ट ऑन 10th, तो जितना मैं करा रही हूँ इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो सी यू टुमारो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली मैथ्स प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी के फर्स्ट 3 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने कंप्लीटली कर लिए थे। एक्सप्रेस ईच नंबर
एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि सिंपली हमें हर नंबर को बताना है कि वो उसको अगर प्रोडक्ट की तरह लिखेंगे तो प्राइम फैक्टर्स उसके कौन से बनेंगे, ठीक है। और हमने ये पढ़ा ही है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि हर कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो बेसिकली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट 3 पार्ट्स हमने कर लिए थे, अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में द नंबर इज 5005। क्लियरली 5 से तो जाएगा ही, क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े हुए हैं जूनियर क्लासेस में। 5 वन ज़ा 5, 0 0 1। नाउ इसको देखते हैं, 7 पे ट्राई करते हैं। 1 0 0 1 को क्या 7 पे जाएगा? 7 वन ज़ा 7, 3 बचा, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 3 ज़ा 21, तो जा रहा है ये 7 पे। 7 वन ज़ा 7, 3 बचा 30, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा, 7 3 ज़ा 21। ये हमें पता है 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करो, 3 + 1 4, फिर बाकी डिजिट्स को करो और उनका डिफरेंस निकालो। अगर 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए तो वो 11 से डिविजिबल होता है, तो ये डेफिनेटली 11 पे जाएगा। 11 वन ज़ा 11, 3 बचा, 11 3 13, 11 3 33, तो 13 वन ज़ा 13। तो यानी कि हमने 5005 को सिंपली हमने एक्सप्रेस कर देना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो आप इसका आंसर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाएंगे और फिर आप उसको लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये हमने 5005 को एक्सप्रेस कर दिया एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 5 भी प्राइम है, 7 भी, 11 भी, 13 भी। तो हमारा फोर्थ पार्ट भी जो है वो हो गया। नेक्स्ट इज 7429। साथ साथ करिएंगे तभी कुछ फ़ायदा है, अगर साथ साथ नहीं करते तो देर इज़ नो पॉइंट। ओके, अपनी नोटबुक रजिस्टर लेके बैठिए, क्वेश्चन को लिखिए ज़रूर। अब ये देखते हैं, पहले 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22। तो 3 पे तो ये नहीं जा रहा है 7429। तो लेट अस ट्राई ऑन 5 पे नहीं जाएगा क्योंकि मैं पता है एंडिंग विद 0 या 5 नहीं है। तो लेट अस ट्राई ऑन 7। 7 वन ज़ा 7, 0, 7 6 ज़ा 42, 7 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 9 बच रहा है इसमें। इसके बाद 7 के बाद 11 पे देख लेते हैं। 7 + 2 9, ऑल्टरनेट डिजिट्स को अगर हम देखें, 7 + 2 9 और 9 + 4 13, 13 - 9 इज़ 4, यानी कि ये 11 पर भी नहीं जाएगा, राइट। अब हम इसको 13 पर ट्राई कर लेते हैं। लेट अस ट्राई इट ऑन 13। 13 5 ज़ा 65, कितना बचा? 9, 92, 91 पर चला जाएगा, फिर 19 बचेगा। तो 13 पर भी ये नहीं जाएगा, ये 13 पर भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो गया? 17। 17 4 ज़ा 68, कितना बचा? 6 बचा, 62। 17 3 ज़ा 17 3 ज़ा 51। 62 में से गया तो 11 बचा, तो हमारे पास यहाँ क्या बच गया? 119। तो 17 7 ज़ा कितना होता है? 119। दोबारा से देखो, 17 4 ज़ा 68 गया तो 6 बचा, 62, यानी कि 17 3 ज़ा 51, तो 11 बच गया। 119, तो 17 7 ज़ा वो नहीं भी आ रहा हो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अब देखते हैं दोबारा क्या जाएगा 17 पे। 17 2 ज़ा 34, 9 बचा, 97, 17 की टेबल में नहीं आता तो उस पर तो ये नहीं जाएगा। तो 19 पे ट्राई कर लेते हैं, क्या 19 पे ये जाएगा? ट्राई करिए। 19 2 ज़ा 38, कितना बचा? 5 बचा। 19 3 ज़ा 57, और 23 भी क्या है? एक प्राइम है। तो यानी कि हमें उन्होंने बोला है एक्सप्रेस करो 7429 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। तो हम क्या लिख देंगे? 17 इंटू 19 इंटू 23। तो हमने इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाई, फिर उसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है वो हमने कर दिया। ओके, एनसीईआरटी इज वेरी इजी। अभी हम और बहुत जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए वो सब करेंगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। ठीक है, हमने ये बात की है पहले वीडियोस में कि जो एक प्रॉपर्टी हमने जो देखा था कि क्या था कि अगर सिर्फ दो नंबर्स के लिए ये ट्रू होता है कि अगर LCM और HCF निकालें कोई दो नंबर्स का और उनका प्रोडक्ट लें तो वो उनका प्रोडक्ट और जो एक्चुअल जो दोनों नंबर्स हैं जिनके लिए हम HCF और LCM निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल आता है। तो इन्होंने क्या कहा है, पहले बोला है कि LCM और HCF निकालो और फिर वेरीफाई करो। तो सबसे पहले पार्ट में सबसे पहले हम पहला पार्ट उठाते हैं। 26 और 91 का पहले HCF और LCM निकालते हैं। क्योंकि दोनों निकालने हैं तो हम इनका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 13 द 26,
13 वन ज़ा दिस। इसको हमें 7 पे कर लेते हैं, 7 13 था, क्योंकि हमें पता है छोटे टेबल्स हैं तो हमें पता है ईजिली हो जाएगा। तो यानी कि 26 को लिख दिया 2 इंटू 13 और 91 को लिख दिया 7 इंटू 13। कॉमन क्या आ रहा है? जो कॉमन है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 आ गया। और एलसीएम में क्या आ जाएगा? देखिए एलसीएम में 2 भी आएगा, 13 एक ही है तो एक आ जाएगा और एक 7 आ जाएगा। तो 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 आ गया हमारे पास हमारा एलसीएम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 इंटू 13 को, 14 इंटू 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 13 ज़ा 169, 169 प्लस 13 तो ये आ जाएगा 182। 14 इंटू 13 कितना आ जाएगा? 182। ये तो हमने निकाल दिया एलसीएम और एचसीएफ। हमें कहा था एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, हमने एचसीएफ भी निकाल दिया और हमने एलसीएम भी निकाल दिया, राइट। अब उन्होंने हमें आगे भी कुछ बोला है। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने कर दिया, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। अब उन्होंने हमें बोला कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हम एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एक तरफ राइट हैंड साइड ले लेते हैं, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर दिखा देंगे कि वो दोनों इक्वल आ गई, और अगर इक्वल आ गई तो हेंस वेरीफाइड हो गया। एलएचएस में क्या बोला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम लेना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो एचसीएफ तो आया था हमारा 13, एलसीएम कितना आया था? 182। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 इंटू 13, तो कितना आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 का 4, 2 पर कैरी, 3 1 ज़ा 3, 5 2 8 1। तो कितना आ गया ये? 6, 4 प्लस 2 6, 8 और 5 13 का 3, 1 ऊपर कैरी, तो ये आ गया 2 3 6 6। क्या आ गया ये? 2 3 6 6। ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड एच सी एफ इंटू एलसीएम। अब राइट हैंड साइड में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट क्या था? एक नंबर था 26 और एक नंबर था 91। दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 91 को 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 1 6, 6 9 54, 2 1 2, 2 9 18, 6 6 3 2। तो ये कितना आ गया? 2 3 6 6। अब क्या लिखेंगे? दोनों चीज़ इक्वल आ गई, इक्वल आनी चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है दो नंबर्स के लिए। फिर क्या लिखेंगे? देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, एंड हेंस क्या हो गया ये? हेंस ये वेरीफाइड हो गया। हेंस ये वेरीफाइड हो गया कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। 510 एंड 92। तो 510 का और 92 का दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, राइट। अब किस पे जाएगा ये? 5 5 10 और 11 12, ये 3 पे भी चला जाएगा और ये 5 पे भी चला जाएगा। तो जिस पे आपका है उस पे कर लीजिए। चलिए 3 पे कर लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, 5 पे चला जाएगा। 5 इंटू 17, 17 1 ज़ा 92, 2 46 ज़ा 2, 23 ज़ा 23 1 ज़ा। तो अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लें पहले 510 को। तो 510 आया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और जबकि 92 आया 2 इंटू 2 इंटू 23। देखिए इसका एलसीएम काफ़ी बड़ा आने वाला है, एलसीएम इसका काफ़ी बड़ा आने वाला है। एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ तो जो कॉमन है, एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और बस सिर्फ 2 कॉमन दिख रहा है। बाकी में 2 एक और है इसमें, उसमें नहीं है। इसमें 23 है, उसमें नहीं है। उसमें 3 है, 5 है, 17 है, वो उसमें नहीं है। तो खाली एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 2 आ गया। एलसीएम देखिए क्या आएगा। एलसीएम एक 2 तो 2 आ जाएंगे क्योंकि इसमें 2 2 हैं, तो 2 2 आ जाएंगे। एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 17 आ जाएगा और एक 23 आ जाएगा। 2 इसमें 2 हैं, उसमें एक है, तो हमें पता है कि फिर ज़्यादा वाला जो है वो वाला हम करेंगे। तो हमने 2 दोनों ले लिए। फिर 3 एक ही है तो हमने एक ले लिया। 5 एक ही है, एक ले लिया। 17 एक ही है, एक ले लिया। 23 एक ही है तो एक ले लिया। तो ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3
इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। 4 थ्री द 12, 5 द 60। तो ये क्या आ गया, 4 थ्री द 12, 5 द 60 इंटू 17 इंटू 23। तो 17 का टेबल आप सबको आता है, 17 6 हो जाता है 1020 इंटू 23। तो मैं 102 को 23 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और फिर एक जीरो बाद में लगा देंगे। 3 टू द 6, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 2 टू द 4, 2 0 0, 2 1 ज़ा 2। तो ये कितना हो गया, एक जीरो तो हमारी ये वाली लग जाएगी पीछे। 6 4 3 2, 2 3 4 6 0। ये आया हमारा एलसीएम, ये आया हमारा एलसीएम। अब ये एच सी एफ आ गया 2, एलसीएम आ गया 2 3 4 6 0। अब हम करेंगे वही क्या, एलएचएस और आरएचएस को, कि हमारे दो पार्ट में बोला है, दो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम एक ही बात है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमारा एचसीएफ तो आया था 2 और एलसीएम देखिए कितना आया था 2 3 4 6 0। एलसीएम कितना आया है 2 3 2 3 4 6 0 इंटू 2। 2 3 4 6 0 इंटू 2 को ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 0 ज़ा 0, पीछे उसमें क्या लग जाएगा, 2 6 ज़ा 12 का 2, 1 ऊपर कैरी, 2 4 ज़ा 8 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो कितना आ गया 4 6 9 2 0। और नंबर हमारे क्या थे, नंबर्स हमारे क्या थे 510 और 92, 510 और 92। तो इधर हम निकाल देंगे 510 इंटू 92। तो मैं 92 को 51 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, बाद में ज़ीरो लगा देंगे। ये आ गया 92 ही, 5 टू द 10 का 0, 1 ऊपर कैरी, 5 9 ज़ा 45 और 46, 2 9 4 6 4 6 9 2 और एक हमारा ज़ीरो बचा था जो उधर ये वाला, वो हमने लगा दिया। तो क्या दोनों साइड इक्वल नहीं आ गई, क्या देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस नहीं लिख सकते हम? अगर ये लिख सकते हैं तो क्या हम हेंस वेरीफाइड नहीं लिख सकते क्या? हेंस वेरीफाइड नहीं लिख सकते क्या, बताइए। तो जब भी क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है कि हमें क्या कहा गया है, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना है। ये नहीं कि पहले आप इस वाली, अगर किसी जगह किसी क्वेश्चन में ये भी कह देंगे कि इस प्रॉपर्टी को यूज करके निकालो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया है, यहाँ पे हमें वेरीफाई करने के लिए कहा गया। तो हमने पार्ट 1 पार्ट 2 भी कर दिया, पार्ट 3 भी कर लेते हैं। 336 एंड 54, 336 एंड 54 दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं, कर देते हैं दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन। 336 एंड 54 2 पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 84 42 21 37। तो यानी कि 336 को हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 को क्या बन जाएगा, राइट, 54 बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमारा दोनों का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी तो हम एच सी एफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एच सी एफ देखिए क्या आ रहा है, एक 2 कॉमन और एक 3 कॉमन, बस दो ही चीज़ें कॉमन आ रही है, तो हमारा एच सी एफ हो गया 6। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें है 2 की पावर 4, इसमें है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 4 हमने मैक्सिमम वाला लेना है। 3 की पावर उसमें 1 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 ले लेंगे। इसमें 3 है, 3 टाइम्स, उसमें 3 है 1 टाइम, तो हम जो ज़्यादा है वो लेंगे। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो हम एक 7 ले लेंगे, और तो कुछ नहीं रहा, राइट। 2 की पावर क्या आएगा, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, 3 3 द 9 3 द 27 इंटू 7, 16 इंटू 7 कितना होता है 112, 112 को 16 इंटू 7 होता है 112, 112 को 27 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 112 को 27 से मल्टीप्लाई, 7 टू द 14 का 4, 1 ऊपर कैरी, 7 1 ज़ा 7 8, 7 1 ज़ा 7, 2 टू द 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 1 ज़ा 2, कितना आ गया ये 4 8 और 4 2, 1 ऊपर कैरी, 7 8 9 10 0 और 1 ऊपर कैरी, तो कितना आ गया ये 3 0
24, 3024। ये आया क्या हमारा, ये हमारा आया एलसीएम। ये क्या आया, एलसीएम। अब हमें क्या करना है आगे, हमें फिर से वेरीफाई करना है, फिर से हमें एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई करना है। ओके, तो एलएचएस और आरएचएस, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। अभी हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो हमारा आया था 6 और ये आया था 3024। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 4 द 24 का 4, 2 पर कैरी, 6 टू द 12 13 14 का 4, 1 ऊपर कैरी, 0 में ऐड हो गया तो 1 आ गया, 6 टू द 18, ये आ गया 18144। और नंबर्स क्या थे हमारे, एक नंबर था 54 और एक था 336। कंफर्म कर लेते हैं, एक था 54 और एक था 336। 54 और 336, इसको मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। 336 इंटू 5 4, 6 4 द 24 का 4, 2 पर कैरी, 4 टू द 12 13 14 का 4, 1 ऊपर कैरी, 4 टू द 12 13, 5 6 द 30 का 0, 3 ऊपर कैरी, 5 6 द 15 और ये 8, 1 ऊपर कैरी, तो ये 16। प्लस करेंगे तो 4 4 1 6 1 7 8 दिस, तो कितना आ गया 18144। क्या ये दोनों टर्म सेम नहीं है, और अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो क्या हम नहीं लिख सकते देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। और अगर ऐसा है तो क्या ये वेरीफाई नहीं हो गया, अगर ऐसा है तो क्या ये वेरीफाई नहीं हो गया, राइट। तो मैथ्स बहुत ईजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। अब इस देखो, इसमें आपके पास चॉइस है, इसमें आपके पास चॉइस है। कैसे है, इसमें चाहे आप जो ऐसा वाला मेथड करते हो, एक साथ जो लेने का मेथड करते हो, इसमें आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है। लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम ये कि 3 नंबर है, तो ये वो जो आपके, अगर यहाँ पे सपोज करो मैं एंड 21 नहीं देती, एंड 29 नहीं देती, एंड 25 नहीं देती, तो ये वाला मेथड आप यूज़ करते और फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला फॉर्मूला लगा लेते। लेकिन ये 3 नंबर का है, तो इसीलिए वो वाली चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, लेट मी यूज़ वाइट पेन। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप करके दिखा दीजिएगा क्योंकि बहुत छोटे नंबर हैं। 2 टू द 4 3 द 12। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 3 इंटू 5। 21 की क्या हो जाएगी, 3 इंटू 7। तो एच सी एफ क्या आ जाएगा, जो सब में कॉमन हो, सब में 3 एक है जो सब में कॉमन है, तो एच सी एफ क्या आ गया 3। एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 ही आएगा क्योंकि सब मैक्सिमम 3 की पावर 1 ही है हर एक में। 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। 5 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, चाहे वो एक ही में हो तब भी हमें लेना है। तो क्या आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 थ्री ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 67 ज़ा 420। तो क्या आ गया, एच सी एफ आ गया, एच सी एफ आ गया 3 और एल सी एम आ गया हमारे पास 420। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी तो यूल बी सरप्राइज कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में इतने ईजी। अगला है 17 23 और 29। देखिए तीनों प्राइम है, आपको पता है 17 23 और 29 तीनों प्राइम है। ये 1 इंटू 17 है, ये 1 इंटू 23 है। 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये आपको पता है, लेकिन मैं इसको ऐसे इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको एच सी एफ लेने में दिक्कत ना आए। एच सी एफ आ जाएगा 1 और एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट। तो 17 को पहले 23 से मल्टीप्लाई करिए और फिर जो आए उसको 29 से मल्टीप्लाई करिए। तो पहले 23 इंटू 17 कर लेते हैं, 23 इंटू 17, 7 थ्री द 21 का 1, 2 पर कैरी, 7 टू द 14 15 16 3 2, कितना आ गया 193। तो ये आ गया 391। उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 29 से। 391 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 29 से। 9 1 द 9, 9 9 द 81 का 1, 8 ऊपर कैरी, 9 थ्री द 27, 27 और 8 35, 2 1 द 2, 2 9 द 18 का 8, 1 ऊपर कैरी, 2 3 6 और 1 7। तो ये कितना आया 9
2 और 1 3, 8 और 5 13 का 3, 1 ऊपर कैरी, 7 और 3 10 11, 1 1 3 3 9 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब देखिए एलसीएम बड़ा है, एचसीएफ मैंने क्या कहा था, सबसे छोटे नंबर्स, मतलब उसका सबसे बड़ा आंसर क्या हो सकता है एचसीएफ का, जो भी छोटा नंबर है उतना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है। याद रखना है एचसीएफ जो है दोनों नंबर में जो सबसे छोटा है या तो उतना हो सकता है या उससे भी छोटा हो सकता है, यानी कि 1 हो सकता है, ठीक है, या उससे भी छोटा हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मान लो 6 और हम इस तरह से लेते हैं कोई नंबर तो। ओके, अब इसका ये था क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, अगला 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 8 की, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 की क्या होगी 3 इंटू 3, 25 की क्या होगी 5 इंटू 5। एच सी एफ बताओ क्या कॉमन आ रहा है, एच सी एफ क्या आ रहा है, 1 आएगा, प्राइम है सब, मतलब को प्राइम है, नॉट प्राइम, को प्राइम है, आपस में कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, देख को प्राइम, तो एच सी एफ क्या आ गया 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, यही आएगा, यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 इंटू 9 इंटू 25, देखिए अब 8 9 का कितना होता है 72, 72 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप इसको और उसको 4 से कर दो ताकि ये 100 बन जाए, ऐसा भी कर सकते हो, तो ये 18 पे कट जाएगा, 4 18 था, नहीं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 72 इंटू 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 1800। ओके, तो बहुत ही आसान तरह के क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें आते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे, एनसीईआरटी क्या कहती है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेती हूँ कि एनसीईआरटी के उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। Let me just see the next question. बहुत ही इजी चैप्टर है ये, जो इसमें एक पार्ट जिसमें आपको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है वो वही है जहाँ पे हमें इरेशनैलिटी वाला जो सिस्टम है उसको प्रूव करना है, जो इरेशनैलिटी वाला सिस्टम है, ठीक है। अभी हम इतने पे ही रोकते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है, डू सब्सक्राइब, एंड डेली मैथ्स प्रैक्टिस का आप देखेंगे कि इट वुड रियली मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर मैथ्स, scoring score. Okay, take care, bye.